पर्यटन का मतलब? किसका मतलब? सर पर्यटन, सर पर्यटन। पर्यटन, पर्यटन का मतलब टूरिज्म, घूमना टहलना, भ्रमण करना। सर आपने गूगल पे बहुत दिनों पहले जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी, आपने क्वेश्चन दिया था कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो सर हमने आंसर दिया था, तो आपने कहा था वो देश के स्तर पर है, विश्व के स्तर पर नहीं है। आपने फिर बताया नहीं था। कौन सी समस्या तुमने बताई थी? मैं बहुत दिनों पहले की सर बात है, इसलिए तुम ये जो बात है अपनी, ये हम लोग यस आप सर। आप द क्लास कर लेंगे। बाद में जब क्लास के बाद क्लास हो जाएगी तब तुम बारह यस सर। चालीस 12:40 के बाद जब मेरी एमए की क्लास हो जाएगी उसके बाद फोन कर लेना किसी समय। इस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, या तो मैसेज, या तो व्हाट्सअप मैसेज कर देना, फिर बात कर लेंगे। आज तो जी सर। हाँ, बताओ और क्वेश्चन क्या है? सर बस यही थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और किसी के कोई सवाल है? विद्यार्थियों, तुम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि तुमने कोशिश की। कुछ लोग और भी आज जुड़े हैं क्लास में, और हम सभी लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि तुम लोग भविष्य में और अधिक संख्या में क्लास में शामिल रहोगे, और क्लास की जो लाइव क्लास की जो फायदे हैं उसको ले सकोगे। हम यद्यपि कि इस क्लास को बाद में यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उस सब में से कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए, तो उसको आप नोट करके रख सकते हैं, और क्लास में जब मेरा लेक्चर हो जाए उसके बाद आप उसको तुरंत पूछ भी सकते हैं। तो इस क्लास में रहना आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और इस क्लास के माध्यम से आपकी अटेंडेंस भी बराबर हो रही है, और अटेंडेंस के आधार पर आपके आगे के जो आगे का जो कॉलेज में आपका समय है वो निर्धारित होगा, और आपके उसमें फायदे या नुकसान भी जुड़ेंगे। इसलिए तुम लोगों को और जो अपने मित्र हैं उनको भी कहना चाहिए कि वो क्लास करें, न केवल मेरी क्लास करें बल्कि बाकी सभी टीचर्स की क्लास करें, और क्लास में उपस्थित रहें, क्योंकि उपस्थिति जो है वह दर्ज हो रही है लगातार, और इसके हमारे कॉलेज के पोर्टल पर और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर ये ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्ड जा रहे हैं, तो उससे आपका फायदा हो रहा है। जो लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं उनको आने के लिए कहिए। विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। स्वतंत्र भारत में इस आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो जरूरत संभवतः इसलिए पड़ी कि हम 1948 में देश आजाद हुआ, तो 1947 में देश आजाद हुआ, तो उसके तुरंत बाद ये 1948-49 में यह आयोग 4 नवंबर 1948 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की डिमांड थी कि भारत में एक उच्च शिक्षा से संबंधित आयोग की स्थापना की जाए। तो उन्हीं के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की मांग पर, उनकी अनुशंसा पर यह आयोग गठित किया गया, और इस आयोग में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अध्यक्ष बनाया गया, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, और उसमें उनसे विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं थी उन पर विचार मांगे गए, और उन जांच करके पूरे देश में यह देखने की कोशिश करने को कहा गया कि क्या हमारी आगे की शिक्षा की योजना होगी। लेकिन इसके पीछे कारण जो था, इस आयोग को बनाने के पीछे कारण जो था वो ये था कि अभी तक हमारा देश जो है अंग्रेजों के हिसाब से चल रहा था। तो जब विदेशी हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो उनका मोटा मोटा जो उद्देश्य था, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत को फायदा न पहुंचा करके इंग्लैंड को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि वो लोग इंग्लैंड के थे, और भारत से जो अच्छी चीजें होती थी उनको इंग्लैंड के विकास में मदद के लिए ले जाते थे। जैसे भारत से कपास ले जाते थे, वहां से कपड़ा बना के लाते थे,
भारत से कपास सस्ते दर पे ले जाते थे और वहां से कपड़ा बनाकर महंगे दर पे भारत में बेचते थे। तो तमाम काम वो करते थे और भारतीयों को वो प्रथम नागरिक ना मान करके अंग्रेजों की तुलना में सेकेंडरी लेवल का या द्वितीयक नागरिक मानते थे। सबसे बड़ा जो नुकसान भारत के लिए था वो यही था। तो उनका जो उद्देश्य था वो इंग्लैंड का विकास था, भारत का विकास उतना नहीं था। हालांकि शासन व्यवस्था को चलाए रखने के लिए वह भारत का भी विकास करते रहे, भारत के लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाते लिखाते भी रहे। तुम लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा, मैकाले का जो शिक्षा योजना थी, मैकाले मिनट्स जो था, मैकाले का विवरण पत्र, उसमें उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारतीयों का निर्माण करने वाले हैं जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन वैसे वो अंग्रेज होंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि हम ऊपर कुछ प्रमुख लोगों को पढ़ा देंगे और वो जो ऊपर के लोग होंगे उनसे छन छन कर नीचे तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। मतलब सबको नहीं पढ़ाना चाहते थे, उनको अपने लिए बाबू की जरूरत थी, क्लर्कों की जरूरत थी। तो ऐसे क्लर्कों को जरूर पढ़ा देना चाहते थे जिससे कि उनका कामकाज आराम से होता रहे। तो विद्यार्थियों, खास जो बात थी वो ये थी कि हायर एजुकेशन की जो पुनर्रचना है वो की जा सके। भारत राष्ट्र जो था, भारत का जो देश, भारत देश का जो सांस्कृतिक विकास है वो हो सके। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का विकास हो सके। मुख्य रूप से इस आयोग को लाने के पीछे यही उद्देश्य था, सबसे प्रमुख उद्देश्य यही था। लेकिन तुम लोगों को जो डेट नोट करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जो डेट नोट की जानी चाहिए वो ये कि 4 नवंबर 1948 को इस आयोग की स्थापना हुई। यह खास प्रश्न है, इसको अक्सर पूछते भी हैं। पिछले पेपर में जो विश्वविद्यालय का पेपर आया था उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के चूंकि अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसलिए इस आयोग का नाम राधाकृष्णन कमीशन भी है। तो ये जो सवाल है ये पूछा गया था पहले। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो ये आयोग गठित किया गया, इसका डेट थी 4 नवंबर 1948। और इस आयोग की जो स्थापना हुई वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की डिमांड पर की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की मांग थी, इसलिए इसको बनाया गया। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, कहीं नोट कर लो इसको भी, CABE, सी का मतलब सेंट्रल, कहीं नोट कर लो, सी का मतलब सेंट्रल, बी का मतलब ए का मतलब एडवाइजरी, बी का मतलब बोर्ड और ई का मतलब एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। भारत में एक ऐसा बोर्ड है जो अभी भी है, वो पहले भी था। भारत में एक ऐसा शिक्षा सलाहकार बोर्ड है जो भारत सरकार को राय देता है कि शिक्षा के संबंध में क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तो छात्रों ये समझ लो, छात्र छात्राओं ये समझ लो कि जितने भी विभाग हैं देश के, जैसे रक्षा विभाग और उद्योग विभाग, इन सब विभागों में एक एक सलाहकार बोर्ड होता है। कुछ विशेषज्ञ लोगों की एक टीम होती है। वो टीम यह तय करती है कि जो सरकार है, भारत सरकार, वो तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, वो तो राजनेता लोग हैं। तो उनको ये राय देते हैं ये लोग। जैसे उद्योग वाले जो सलाहकार हैं वो इंडस्ट्री के लिए सलाह देंगे, कृषि सलाहकार जो हैं वो कृषि के लिए सलाह देंगे, रेलवे वाले जो सलाहकार बोर्ड के लोग हैं वो रेलवे को सलाह देंगे। ऐसे शिक्षा के सलाहकार बोर्ड के जो लोग हैं वो शिक्षा के संबंध में सलाह देंगे। तो ये जो शिक्षा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इन्होंने एक राय दी कि आप एक आयोग बनाएं। तो उनकी राय पर 4 नवंबर 1948 को एक मैसेज बॉक्स पे राजकुमार ने एक मैसेज किया है कि ये किसी किसी बुक में 14 नवंबर 1948
दिया है। तो बेटा ये जो 14 नवंबर दिया है उसको करेक्ट कर लो, वास्तव में ये 4 नवंबर 1948 है। सही उत्तर इसका 4 नवंबर 1948 ही है। वैसे आमतौर पर प्रश्न जो तुम्हारे क्लास में पूछे जाते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई या कब हुई, अक्सर इसमें केवल सन पूछा जाता है, लेकिन तुम्हें एक्यूरेट जानना है तो 4 नवंबर ही सही उत्तर है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये आयोग गठित हो गया, इस आयोग के गठित होने के बाद आयोग ने करीब करीब 1000 लोगों से कुछ प्रश्नावली बनाई थी। तो उस प्रश्नावली को उन्होंने भेज करके आयोग ने राय मांगी कि क्या क्या आपकी क्या राय है और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके राय ली गई सबसे, तमाम विशेषज्ञों से, और इन 1000 लोगों से राय के लिए भेजा गया। तो 600 लोगों ने अपनी राय वापस करी, और इसके अलावा तमाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों से आयोग के लोग मिले और तमाम विद्यार्थियों से मिले, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं इनके बारे में जानने की कोशिश किए। बहुत सारी चीजें जानने के समझने के बाद फिर जाकर के 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट, जो कि 747 पृष्ठ की थी, उसको उन्होंने सरकार को सबमिट किया। कितने तारीख को? 25 अगस्त 1949 को। तो कोई अगर सवाल इस तरह से आए कि राधाकृष्णन कमीशन का जो प्रतिवेदन था वो कब आया, राधाकृष्णन कमीशन कब प्रस्तुत किया गया, तो राधाकृष्णन कमीशन का जो प्रतिवेदन था वह 1949 में 25 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। किसके समक्ष? भारत सरकार के समक्ष। कितने पेज का था? 747 पेज का था। और इस आयोग में कुल कितने और सदस्य थे, इस सवाल का जवाब, इस आयोग में कुल मिलाकर 8 सदस्य अध्यक्ष के अलावा थे। तो एक अध्यक्ष, 8 सदस्य और एक इसके सचिव, तो कुल मिलाकर के कितने लोग हो गए? कुल मिलाकर के, हाँ नहीं, 10 लोग हो गए, अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य प्लस सचिव। तो कुल मिलाकर के इसके कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। हाँ, और इस 747 पेज की इस रिपोर्ट में कुल 15 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य इसकी जानकारी है। और सबसे बड़ी जानकारी ये है कि तुम लोग आयोग को किताबों से विस्तृत रूप से पढ़ना। कुछ किताबों में आयोग का जो डेट है वो 14 नवंबर दिख रही है, कहीं कहीं और किसी ने भी लिख के भेजा है, निशा ने भी लिखा है, तैरून निशा ने भी लिखा है कि 14 नवंबर ही इसकी डेट है, राजकुमार ने भी लिखा है। तो लेकिन इसके लिए मैं अब तुम लोगों को, चूंकि अब राजेंद्र सर ने भी इसको पढ़ाया है, इसलिए अब इसके लिए तुम लोगों को फाइनल जवाब कल देंगे, कंफर्म करके बताएंगे कि 4 ही सही है या 14 सही है। क्योंकि राजेंद्र ने भी किसी किताब से देखा होगा, वो अगर बताए हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इसमें है। तो इसको कल मैं करूंगा चर्चा वास्तव में कि क्या है। ठीक है, तुम लोगों को और भी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, हम भी और किताबों का अध्ययन करेंगे, और इसको मैं नोट कर लेता हूँ कि ये 4 है कि 14 है, इसको क्लियर करेंगे। अभी तक तो मुझे लग रहा था कि 4 ही है, लेकिन चूंकि राजेंद्र सर ने भी किया है तो मुझे लगता है इसको देखना चाहिए, 2-3 किताबों को देखना चाहिए, और फिर उसके बाद तुम्हें बताएंगे। तो विद्यार्थियों ये मैंने इंटरनेट पे भी देखा था, तो क्या इंटरनेट पे भी 4 ही था, देखा था मैंने। हाँ तो बेटा अब इसमें अब हमें एक सही सही जवाब के लिए एक दिन रुकना पड़ेगा, नहीं तो क्लास रोक करके कुछ किताबों को देखना पड़ेगा, ऐसे में ठीक नहीं है। इसलिए अब हम लोग इस पर कल चर्चा करेंगे। वैसे मेरे समझ में 4 ही है। ठीक है, और इसके बाद तुम लोगों को जो मुख्य रूप से बताना था वो ये कि इस आयोग का जो उद्देश्य था वो क्या था। तुम लोगों के पास पेन पेंसिल होगा तो फटाफट नोट भी करते चलना, नहीं होगा तो बाद में इसको फिर से सुन लेना। ये YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएगा और उसमें आराम से सुनते हुए आप नोट कर सकते हैं। अभी नहीं नोट करना हो तो इसके लिए कह रहे हैं, इसलिए कि हम जल्दी जल्दी ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएँ, इसलिए ये थोड़ा तेज मैं बोलूँगा, और ज़्यादा समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी बोलूँगा। हो सकता है नहीं नोट कर पाओ
तो बाद में यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको पूरा फिर से देख लेंगे और आप फिर से इसको सुनते हुए आराम से नोट कर लेंगे। उद्देश्य में सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था नेतृत्व का विकास। तो तुम लोगों को एक चीज मैं बताऊं, बहुत अच्छे से तुम लोग समझ लो। तुम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो, लेकिन विद्यार्थियों ये बहुत बहुत बड़ी चीज है कि तुम अपने को बहुत सामान्य क्लास का विद्यार्थी मत सोचो। तुम बहुत बड़ी क्लास के विद्यार्थी हो, सबसे बड़ी क्लास के विद्यार्थी हो, इस तरह से कह सकते हो। क्योंकि शिक्षा के 3 अलग अलग लेवल हैं, एक प्राइमरी लेवल है, दूसरा माध्यमिक स्तर है और तीसरा उच्च स्तर है। तुम लोग उच्च स्तर पर आ गए हो, तो तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि तुम्हें छोटी मोटी नौकरी करनी है। तुम इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि तुम्हें पढ़ करके क्लर्क या चपरासी बनना है। तुम इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम्हें देश को नेतृत्व देना है, तुम्हें अपने हाथों में बागडोर संभालनी है, तुम्हें आगे बढ़ करके नेतृत्व करना है और तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम्हें निर्णय लेना है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल वह लेवल है। इसलिए इस आयोग ने सबसे पहला जो उद्देश्य बनाया कि हम अपने विद्यार्थियों को इतना मजबूत बनाएंगे, हमें अपने विद्यार्थियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वह तमाम लोगों की भीड़ में जी हाँ यस सर करने वाले ना हो, बल्कि वह उन ऐसे लोग हों जिनके पीछे बड़ी लंबी भीड़ हो, उनको वो आगे हो और भीड़ उनके पीछे हो, वो भीड़ का हिस्सा ना बने। समझ रही हो तैरुन? यस सर। रुद्राणी, अनामिका, प्रशांत, नसरात, रवि, यस अंकिता, चांदनी, यस सर। राजकुमार, दिनेश, जी सर। अदिति, तुम सबको मैं कह रहा हूँ, तुम सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को तुम कतई छोटा नहीं समझो, ना तो भीड़ के हिस्सा बनो। तुम सबको भीड़ का नेतृत्व करना है। ये 1948 से ही कोशिश की जा रही है। 1948 के इस आयोग ने सबसे पहला जो उद्देश्य बताया शिक्षा का, हायर एजुकेशन का जो उद्देश्य बताया, वो कहा कि नेतृत्व का विकास करना शिक्षा का, हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उन्होंने कहा कि बौद्धिक दृष्टिकोण का विकास। बौद्धिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि तुम सोच समझ करके डिसीजन लेने लायक बन पाओ, बुद्धि का प्रयोग करके। बुद्धि क्या है इसके बारे में अब हम फिर बात करेंगे बाद में। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि कुशल नागरिकता का विकास। और तुम लोग ये समझो कि भारत अभी भी ठीक तरह का नागरिक नहीं बन पाया है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नागरिकता का लक्षण ही नहीं है उनके अंदर। क्या तुम लोग जानते हो नागरिकता किसे कहते हैं? राजकुमार, जी सर। क्या होती है नागरिकता? कोई बता सकता है? नागरिकता, श्रेष्ठ नागरिकता का विकास अगर हुआ है किसी के अंदर तो वह कैसा बिहेव करेगा? कोई बता सकता है? सर अपने देश के बारे में सोचना और मतलब वो उसका कुशल ये तो नेतृत्व राष्ट्रीय करना। भावना है, ये तो राष्ट्रीय भावना का विकास है। श्रेष्ठ नागरिकता का विकास, इसका क्या मतलब है? सर अपने देश का विकास करना। देखो, तुम लोगों को जो मैं कहता हूँ बताता हूँ उसको तुम लोग भूल जाते हो। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की थी, आज फिर कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागरिकता क्या है इसको समझना। नागरिक का मतलब होता है सिविलियन, इंग्लिश में कहते हैं इसको सिविलियन। नागरिक का मतलब जो नगर के नियमों को माने। नागरिक का मतलब जो देश के संविधान को माने। नागरिक का मतलब जो देश के बनाए गए नियमों कानूनों के अंतर्गत अपना व्यवहार करे, जो देश के तमाम आवाहन को, देश के तमाम रिस्ट्रिक्शंस को, देश के तमाम संविधान के बनाए गए नियमों को, जरूरत पड़ने पर अलग से बनाए जाने वाले नियमों को पूरी तरह से माने, सड़क पर बाईं तरफ चले, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, समय पर कॉलेज जाए, समय पर क्लास अटेंड करे, वोट डाले,
कोरोना काल में कोरोना के रक्षण के लिए मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकले, वह वैक्सीन लगाने पर के लिए अपना नंबर आने पर वैक्सीन लगवा ले। वैक्सीन लगाने के लिए कोई अगर टीम उसके गांव में आए तो वो किसी नदी में ना कूद जाए। वैक्सीन लगाने से संबंधित बातें उसको समझ में आए कि वैक्सीन लगाने से ही हमारा कल्याण होगा और हम बच सकेंगे। उसके बारे में दुष्प्रचार ना करें कि इसको लगाने से आप नपुंसक हो जाएंगे, आपकी मौत हो जाएगी, आप मर जाएंगे, आपके साथ यह नुकसान हो जाएगा, वह नुकसान हो जाएगा। इन सब चीजों का अगर हम अभी भी भारत देश में ऐसा नहीं कर पाए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी तमाम चीजों को दुष्प्रचार करते हुए बाहर निकल जाते हैं और सड़क पर तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए बिना मास्क के, बिना हेलमेट के चलते हैं। ऐसे लोग नागरिकता को नहीं जानते रहते। समझ में आई बात कि नागरिकता क्या है? यस सर। यस सर। भारत में अभी भी हमारे देश के लोगों को श्रेष्ठ नागरिकता के बारे में पता नहीं है। तुम लोगों को मैं बताऊं, अमेरिका वगैरह में सड़क पर चलते हुए गंदगी कोई करता है तो दूसरा आदमी अगर देखता रहता है कि वो गंदगी कर रहा है तो उसको स्वयं उठा करके डस्टबिन में डाल देता है। ऐसे तमाम देश हैं जहां पर खुद आदमी अपने कर्तव्यों को समझता है। खुद आदमी अपने कर्तव्यों को समझते हुए वह देश के निर्माण में अपना मदद करता है। देश के नवनिर्माण में देश के नियमों कानूनों को पूरी तरह से मानने वाले व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ नागरिक कहते हैं। तो नागरिकता के गुणों का विकास नहीं हुआ है। जब चुनाव जिस दिन होता है उस दिन क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमारे जाति का कौन सा व्यक्ति चुनाव में लड़ रहा है, हम अपनी जाति के या धर्म के व्यक्ति को ही वोट दे देते हैं, या फिर उस दिन हम वोट डालने जाते ही नहीं है, या फिर हम सोचते हैं कि आज चलो आज छुट्टी का दिन है, आज दूसरा कुछ काम करते हैं, घर पे रह करके मूवी देखते रहते हैं, वोट डालने ही नहीं जाते। गांव के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में तमाम लोग आते हैं वोट डालने, लेकिन वो अपने घर परिवार वालों को वोट डाल देते हैं। वह यह नहीं देखते हैं कि इसमें जितने लोग प्रधानी के लिए खड़े हैं उनमें सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा वो ईमानदार व्यक्ति होगा, उसको कोई वोट नहीं डालता। तो यह जो भारत में नागरिकता की भावना का एक तरह से ना समझना है, इसका काम है हायर एजुकेशन का कि वो इसको डेवलप करें। समझ में आई बात? बहुत महत्वपूर्ण है ये। यस सर। हाँ, इसके बाद इस आयोग का उद्देश्य था कि विवेकपूर्ण और उत्तरदायी व्यक्तित्व का विकास करना। इसको समझने की जरूरत नहीं है, तुम लोग समझते हो। उसके बाद इसका उद्देश्य था जीवन और ज्ञान के समन्वय की क्षमता का विकास। जीवन क्या है और ज्ञान क्या है, दोनों में समन्वय स्थापित करना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हो और उस ज्ञानी समझने के चक्कर में तुम जीवन के तमाम सारी चीजों को इग्नोर कर देते हो। जीवन जीने के लिए जो नॉलेज है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है लेकिन जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। जैसे सोचो, एक उदाहरण लेते हैं राजकुमार। जैसे मान लो कि तुम बीमार हो जाओ या कोई बीमार हो जाए, तुम कभी ना बीमार हो भाई, मान लो हम ही बीमार हो जाए, तो मान लो बीमार हो जाए और हमें ये दिमाग में आए कि इस दवा का इस्तेमाल करने से, ज्यादा इस दवा का इस्तेमाल करने से, बुखार की कोई दवा है, एक बुखार की दवा खानी है, डॉक्टर हमसे कह रहे हैं कि इसको 5-5 घंटे पे खाते रहिए। और हम चूंकि ज्ञान है हमें, इसलिए हमें ये भी ज्ञान है कि पैरासीटामॉल खाने से, अर्जुन अपना स्पीकर ऑफ कर लो, पैरासीटामॉल खाने से हमें ये पता है कि पैरासीटामॉल खाने से लीवर पर चोट पहुंच सकती है और डॉक्टर ये कह रहा है कि आपको बुखार उतारने के लिए 5-5 घंटे पे पैरासीटामॉल लेना होगा। लेकिन हम इसलिए नहीं खा रहे हैं कि हमें ज्ञान है कि पैरासीटामॉल का ज्यादा प्रयोग हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम 5-5 घंटे पर पैरासीटामॉल ना खाएंगे और बुखार के कारण हम मर जाएंगे। तो यहाँ जीवन ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसलिए डॉक्टर को अगर लगता है कि 5 घंटे पर ये दवा ही खानी चाहिए तभी इसका बुखार कंट्रोल होगा, तो हमें जीवन को चुनना है, ज्ञान को चुनना नहीं है। उस समय हमें अपने ज्ञान को अपने पास रखना है, जो उसका एक्सपर्ट है वो बेहतर समझेगा और हमें ठीक तरह की शिक्षा के माध्यम से हमें वो ठीक तरह का नॉलेज देते हुए हमारा इलाज करेगा। तो इसका यह मतलब है। और उसके बाद इसका उद्देश्य जो छठा था वो है सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और उसका हस्तांतरण करना। इसके अलावा आध्यात्मिक और नैतिक विकास, और इसके अलावा जन्मजात गुणों का विकास, शारीरिक विकास, जीवन की कला का विकास, आदर्श और श्रेष्ठ पुरुषों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का पोषण, समन्वयात्मक दृष्टिकोण का विकास, राष्ट्रीय अनुशासन का पोषण और प्रजातंत्र का पोषण। इतने महत्वपूर्ण उद्देश्य इस आयोग के थे। इनमें से जो तुम लोगों को समझ में नहीं आएंगे उसको कल की क्लास में तुम पूछ सकते हो। और प्रशांत ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज मुझे भेजा है, मैसेज बॉक्स पे, शायद सब लोग पढ़ रहे होंगे। मैसेज बॉक्स पे उसने भेजा है, हम खुद को छोटा नहीं समझते सर। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी अपने को खुद को छोटा नहीं समझते हैं, और तुम्हें बहुत बधाई, तुम इस तरह से सोचते हो। लेकिन बेटा ये जो सोचने की जो तुम्हारी स्थिति है इसको करना भी है और करके दिखाना है कि तुम छोटे नहीं हो और वास्तव में तुम बड़े हो, और यह तुम्हारे डेवलप होने का समय है और आगे बढ़ने का समय है, और तुम्हारी यह सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पे तुम श्रेष्ठता के चरम तक पहुंचोगे, हमारी ऐसी सोच है, और तुम निश्चित रूप से सफल होगे। तो विद्यार्थियों, यह जो आयोग है इसका यह उद्देश्य था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें पढ़ना है वो बहुत बड़ा पाठ्यक्रम भी है, और उसको एक दिन में समझा पाना, बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शीघ्रता पूर्वक जितना संभव हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन तुम लोग अलग से भी राधा कृष्णन कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो सुझाव है, उसको पढ़ लेना। उसमें सबसे पहले जो सिफारिश है वो विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन और वित्त पर सिफारिश किया है इन्होंने। विश्वविद्यालय शिक्षा का जो प्रशासन है वह कैसा होना चाहिए, राधा कृष्णन कमीशन ने ये बताया है कि उच्च शिक्षा जो है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, जिसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हो। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि संविधान में 3 तरह की सूची है, एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची है। तो जो केंद्र की सूची के विषय होते हैं उसका उत्तरदायित्व केंद्र का होता है, और जो राज्य की सूची के विषय होते हैं उनका उत्तरदायित्व राज्य का होता है। लेकिन जो समवर्ती सूची, एक तीसरी सूची जो होती है, उसके जो विषय होते हैं, जैसे शिक्षा उसका विषय नहीं था, और शिक्षा उसका विषय था या नहीं था ये तो बात की बात आती, लेकिन इसलिए नहीं था क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ये 1948-49 की बात है। तो इस आयोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की कि शिक्षा को समवर्ती सूची में किया जाए। तो समवर्ती सूची में करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? राधा कृष्णन आयोग ने दिया, और बाद में शिक्षा को समवर्ती सूची में कर भी दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा जो इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन पर सुझाव दिया तो ये कहा कि उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करे और राज्य सरकारें उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतलब हायर एजुकेशन कैसी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताए और उसको सर्कुलेट करने का काम राज्य सरकारों का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनेक तरह की समितियों का गठन किया जाए और उनके अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित किए जाएं। तो विद्यार्थियों यह थोड़ा सा जटिल सा सवाल है, जटिल सा सुझाव है, इसको तुम लोग ज़्यादा नहीं समझते हो क्योंकि विश्वविद्यालयों के अंदर की जो कार्य पद्धति है वो नहीं जानते ज़्यादा। तो तुम लोग इसको जानने की कोशिश करना, नहीं होगा तो कल पूछने की कोशिश करना विश्वविद्यालय की समितियाँ कैसे क्या होती हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ आती है, इन्होंने जो कहा कि विश्वविद्यालय
के प्रशासन का उत्तरदायित्व तो उनकी प्रबंध कारिणी समितियों को दे दिया जाए। यूनिवर्सिटी का जो अपना एक्ट है, यूनिवर्सिटी का जो अपना सिस्टम है, मैनेजिंग बॉडी है, वह निश्चित करे कि अंदर क्या करना है और वो उसके लिए स्वतंत्र हो, उसको काम करने का मौका दे दिया जाए। विश्वविद्यालयों को विभिन्न कार्यों जैसे भवन का जो निर्माण है, प्रयोगशाला है, वाचनालय है, खेल कूद वगैरह है, इसके लिए जो व्यवस्था करनी है उसके लिए अलग से इनको ग्रांट दी जाए, अलग से अनुदान दिया जाए, ऐसी सिफारिश की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कार्यों में एक रूपता लाने के लिए उनसे संबंधित महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश किसने की। तो विश्वविद्यालय आयोग, अनुदान आयोग जो यूजीसी है जिसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका जो गठन है, इसके गठन का सुझाव किसने दिया? राधाकृष्णन कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया। तो ये इतने जो विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन और वित्त से संबंधित जो सुझाव थे वो थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और संरचना कैसा हो, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का संगठन स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान जैसे 3 स्तरों में विभक्त किया जाए। तुम लोग इसको समझते हो? स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान का क्या मतलब हुआ? सर स्नातक मतलब जो बीए की पढ़ाई, और सर स्नातकोत्तर मतलब एमए की, और अनुसंधान मतलब पीएचडी। गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो इन्होंने जो कहा कि 3 लेवल होना चाहिए हायर एजुकेशन में, 3 लेवल, एक ग्रेजुएट, एक पोस्ट ग्रेजुएट और एक रिसर्च। बिल्कुल सही। तो इसका भी सुझाव राधाकृष्णन कमीशन ने दिया सबसे पहली बार। स्नातक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 3 साल का हो, और परास्नातक जो शिक्षा है, एमए का जो पाठ्यक्रम है वो 2 साल का हो, और जो रिसर्च का हो वो कम से कम 2 साल का हो। तो ये उसका टाइमिंग फिक्स किया। उसके अलावा इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का जो वर्गीकरण है, कौन कौन सी तरह की शिक्षा हो, उसमें इन्होंने आर्ट, साइंस, प्रोफेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मतलब साइंस, आर्ट का मतलब कला, साइंस का मतलब विज्ञान, प्रोफेशनल का मतलब व्यावसायिक, और टेक्निकल का मतलब तकनीकी, ये 4 तरह की शिक्षा की बात उन्होंने की। हालांकि आगे चल के उन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी को डिफाइन किया और सुझाव दिया कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षक प्रशिक्षण आदि 6 भागों में विभक्त किया जाए। ये इन्होंने यहाँ पर सुझाव दिए। तो विद्यार्थियों, इसके सुझाव और सिफारिशें काफी लंबी हैं, और इनके सुझाव और सिफारिशों के लिए हम तुम लोगों से उम्मीद करते हैं कि तुम इसको अपने स्तर पर पढ़ोगे और पढ़ करके मुझे इसकी जो सिफारिशें हैं उसको लिख करके भेजोगे, और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सुझाव और सिफारिशें भेजोगे। कल जो हमने आपको काम दिया था उस काम में आपने बहुत रुचि नहीं ली। रुद्राणी अवस्थी